नमस्कार आप सभी को। तीसरी वीडियो एमसीक्यूज़ की लेके आई हूँ मैं आज। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आप ध्यान से वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि क्वेश्चन 70-80 होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन का जब रैशनली आप समझते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप ऑलमोस्ट डबल क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के अगर रैशनल दूसरे ऑप्शंस में भी कुछ पूछा जाता है तो वो भी आप बता पाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कम से कम एक कमेंट करके, लाइक करके मुझे बताइए। कमेंट में मुझे बताइए कि जो कंटेंट है वो आपको कैसा लग रहा है, टीचिंग मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड आपको कैसा लग रहा है। उससे क्या होता है कि टीचर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, तो एक एक कमेंट तो आप कर सकते हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं गारंटी ले रही हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आपको पक्का हेल्प मिलेगी। आप वीडियोस सारे क्वेश्चंस ध्यान से समझिए विद रैशनली। So question number 1, the causative agent of Lyme's disease is option A, Rickettsia prowazii, B, alpha virus, C, Borrelia burgdorferi and D, Trypanosoma brucei। सो लाइम्स डिजीज़ जो है एक टिक बॉर्न डिजीज़ है, जो ब्लैक लेग्ड टिक्स होते हैं उनके बाइट से होती है। और जो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है बोरेलिया बर्गोडेफेरी। और ये क्या है, मैंने क्या बताया, जो ब्लैक लेग्ड टिक्स हैं उनकी बाइट से होती है। और इसमें जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि जो रैश होता है, रैश के अपीयरेंस होते हैं बुलसाई, इस तरीके का गोल गोल होगा, बीच में रैश 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 होगा। तो ये रैश इसका टिपिकल फीचर होता है लाइम्स डिजीज़ का, बुल्स आई रैश। तो उस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बुल्स आई रैश इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो वो क्या होगा, लाइम्स डिजीज़ होगी। पॉजिटिव एजेंट होता है बोरेलिया बर्गोडफेरी। और जो रिकेटेशिया है वो कॉज करता है लाउस बॉर्न डिजीज़, जिसको एपिडेमिक टाइफस भी बोलते हैं। ट्रोपोनेमा एक डिजीज कॉज करता है जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइम्स डिजीज को कौन कॉज करता है, बोरेलिया बर्गोडफेरी कॉज करता है लाइम्स डिजीज को। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लाइम्स डिजीज का बुल्स आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बुल आई टाइप ऑफ रैश इज प्रेजेंट इन लाइम्स डिजीज। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the sign of severe dehydration among infants। इन्फेंट्स में इनमें से कौन सा साइन सीवियर डिहाइड्रेशन का है। ऑप्शन ए, एंग्जाइटी एंड इंक्रीज्ड स्किन टर्गर। एंग्जाइटी वगैरह आप नहीं नोटिस कर पाएंगे तो इस ऑप्शन को आप क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, ड्राउजीनेस, डिप्रेस्ड फोंटेनल एंड डिक्रीज्ड स्किन टर्गर। then excessive crying and excessive thirst, and D, drowsiness, bulging fontanelle and decreased skin turgor। ऑलवेज जो छोटे बच्चे होते हैं आप उनके फोंटेनल को असेस करके बहुत कुछ जो है वो देख सकते हैं। अगर बल्जिंग फोंटेनल वगैरह है तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इंक्रीज्ड आईसीपी को। और अगर फोंटेनल डिक्रीज्ड है तो डिप्रेस्ड है तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ड्राउजी होगा बच्चा, डिप्रेस्ड फोंटेनल होगा, सनकन फोंटेनल होगा, और जो स्किन टर्गर है वो डिक्रीज होगी। जैसे आप स्किन को पिंच करेंगे तो जब आप छोड़ते हैं तो स्किन धीरे 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 वापस जाएगी, जो कि साइन होता है सीवियर डिहाइड्रेशन का। नेक्स्ट इज, विच ऑप्शन डिस्क्राइब्स ऑर्थोपनिया। ऑप्शन ए, एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट पोजिशन और स्टैंडिंग पोजिशन। बी, स्लो ब्रीदिंग। सी, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग एंड डी, रिदमिक वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या होता है कि
ऑर्थोपनिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे अगर पर्सन लेटेगा, सुपाइन लेटेगा, किसी भी पोजीशन में लेटेगा तो उसको क्या होने लग जाती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लग जाती है। जनरली कार्डियक ओवरलोड वगैरह की कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है। ऑर्थोपनिया एक ऐसी कंडीशन है, उसको सांस कब आएगा, या तो वो बैठेगा या वो खड़ा होगा। तो ऑर्थोपनिया का मतलब होता है एबिलिटी टू ब्रीद ओनली इन अपराइट, सिटिंग और स्टैंडिंग पोजिशन। स्लो ब्रीदिंग, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग ऑर्थोपनिया में का मतलब नहीं है। रिदमिक वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, ये होता है जनरली काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में। काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन का मतलब होता है पीरियड आते बीच में फास्ट ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग के और एपनिया के भी पीरियड्स आते हैं। ये काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन जनरली कार्डियक जो कार्डियक कंडीशंस होती हैं उनमें भी देखने को मिलता है। सो काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन इज रिदमिक वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। कभी कभी जो है बहुत ही गहरी सांसें आती हैं, कभी कभार जो है बहुत ही वीक जो है रेस्पिरेशन होता है, followed with the episode of apnea, so that is kain stroke respiration. Next is the obstetrical assessment of the reveals पेशेंट आया है, उसके ऑब्स्टेट्रिक असेसमेंट है कि उसकी 3rd प्रेगनेंसी है। जो पहला बच्चा था वो 38 वीक्स पे डिलीवर हुआ था, दूसरा बच्चा 34 वीक्स पे डिलीवर हुआ था। कैलकुलेट GTP-LA, ठीक है। तो क्या बताया गया है, तीसरी प्रेगनेंसी है तो ग्रेविडा क्या है 3, टर्म 37 वीक के बाद उसको कितने बच्चे डिलीवर हुए हैं, एक ही बच्चा डिलीवर हुआ है। और 34 वीक्स पे उसको कितने बच्चे डिलीवर हुए हैं, एक ही बच्चा डिलीवर हुआ है। अबॉर्शन की कोई हिस्ट्री यहाँ पे नहीं बताई गई है। बच्चे का आउटकम नहीं बताया गया है तो लाइव ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 2 बच्चे उसके जिंदा हैं, तो क्या स्कोर हो गया 31102। ये देखिए एक चीज़ यहाँ पे और भी पूछ ली जाती है कि ट्विन प्रेगनेंसी है, तो ट्विन प्रेगनेंसी है ग्रेविडा सिंगल ही काउंट होता है, ठीक है, लेकिन जो लाइव आउटकम है वो 2 काउंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे बता देती हूँ कि जो ये बच्चा था ये क्या था, ट्विन प्रेगनेंसी थी, उदाहरण के तौर पे, ठीक है, समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर ये ट्विन प्रेगनेंसी थी तो क्या हो जाता उसका स्कोर, जी तो 3 ही रहता, ठीक है, क्योंकि 3rd टाइम में प्रेग्नेंट हुई है। टर्म जो है वो एक ही रहता कि टर्म पे जो बच्चे पैदा हुए हैं वो एक ही बार हुए हैं टर्म पे, ठीक है। पैरा भी उसका क्या रहता, 1 रहता, अबॉर्शन 0 रहता, लाइव बर्थ जो है यहाँ पे कितनी हो जाती, 3 हो जाती, 2 उस प्रेगनेंसी के आउटकम, 1 इसका आउटकम। तो इस तरीके से जो है इसका स्कोर हो जाता अगर ट्विन प्रेगनेंसी होती तो। नेक्स्ट इज अ पेशेंट अराइव्ड एट एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। पल्स रेट इतनी है 127 है, बीपी जो है बहुत लो है, पल्स हाई है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज है, नर्स अंडरस्टैंड्स दैट द पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ विच टाइप ऑफ शॉक। अब ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये किस टाइप का शॉक है, दिस इज हाइपोवॉलेमिक शॉक, कि जो वॉल्यूम है ब्लड का वो कम हो गया है, वॉल्यूम कम हो गया है तो पल्स क्या हो गई है, बहुत ही फास्ट हो गई है, हार्ट रेट क्या हो गया है, बहुत जो बीपी है वो बहुत कम हो गया है। तो एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म पेशेंट में चल रहा है, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड हो गई हैं क्योंकि पेरिफ्री से सारा ब्लड कहाँ चला गया है, हार्ट की तरफ चला गया है। सो दिस इज द साइन ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक। जो बाकी स्पाइनल शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक है, वो जनरली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज when examining a patient who is paralyzed below T4 level, the medical surgical nurse expect to find thoracic 4 के लेवल पे जो है पैरालिसिस हुआ है। ऑप्शन ए impaired diaphragmatic function, B flaccidity of upper extremity, C independent use of upper extremity and efficient cuff, and D hyperreflexia and spasticity of the upper extremities। यहाँ पे T4 के लेवल पे इंजरी हुई है तो T4 के लेवल पे जो नर्व होती है, थोरेसिक नर्व जो है T4 वाली, वो रिस्पॉन्सिबल होती है बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपर एंड लोअर बॉडी में। जो T4 है वो डायफ्रैग्मेटिक के लेवल पे जो है सप्लाई करता है,
तो जो यहाँ पे देखने को मिलती है, अगर T4 के लेवल पे है फ्लैसिडिटी ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, क्योंकि T4 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस, ठीक है। तो डायफ्राम वाले एरिया को सप्लाई करता है, तो जब T4 के लेवल पे है तो सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से अपर एक्सट्रीमिटीज में क्या हो जाती है, फ्लैसिडिटी हो जाती है। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी, यहाँ पे लीवर बायोप्सी की कॉन्ट्राइंडिकेशन, ऑप्शन ए डायबिटिक कंडीशन, बी डिक्रीज्ड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोब्लास्ट इन क्लॉटिंग टाइम दैट इज APTT, देन सी इंक्रीज्ड APTT क्लॉटिंग टाइम एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। जब लीवर बायोप्सी होती है तो पेशेंट के हमेशा PTT एंड APTT टेस्ट कराते हैं। वो क्या देखते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ कि PTT एंड APTT कि अगर ब्लीड हो रही है तो क्लॉटिंग टाइम कितना है, ठीक है, वो मेजर करते हैं। और यहाँ पे जो है अगर इंक्रीज्ड होता है APTT लेवल, अगर इंक्रीज्ड होता है तो उस केस में लीवर बायोप्सी परफॉर्म नहीं करते हैं। नहीं करने का क्या कारण है कि मेजर ब्लीडिंग पेशेंट को रिजल्ट हो सकती है और कोएगुलेशन फैक्टर जो है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से पेशेंट मेजर ब्लीडिंग में जा सकता है। जो इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो APTT की वैल्यू होती है वो 30 से 40 सेकंड होती है और PTT होता है 60 से 70 सेकंड। APTT इंट्रिंसिक पाथवे पे इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में बताता है, जो क्लॉटिंग का इंट्रिंसिक पाथवे होता है, और PTT जो क्लॉटिंग का एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है उसके बारे में बताता है। तो अगर APTT का टाइम बढ़ा हुआ होता है तो लीवर बायोप्सी नहीं करते हैं, क्योंकि पेशेंट को एक्सट्रीम ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नॉर्मल बीपी, ये सबको ही पता है कि नॉर्मल बीपी क्या रहता है अडल्ट का, 120/80 mm ऑफ Hg। द नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन प्रिफर्ड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IM इंजेक्शन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। ये हर एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। तो ये सीधा क्वेश्चन है, कौन सी साइट होती है, वास्टस लैटरैलिस होती है, क्योंकि बच्चों में यही मसल होती है जो डेवलप्ड होती है, इसलिए IM इंजेक्शन इसी मसल में दिए जाते हैं। देन बिलो शोन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन विच सर्जरी, ये किस सर्जरी में यूज होता है, ऑप्शन ए थायराइडक्टमी, बी एब्डोमिनल सर्जरी, सी थोरैकोटमी एंड डी सिजेरियन सेक्शन। सो इसको बोलते हैं हम, दिस इज जोल्स रिट्रैक्टर, इसको जोल्स रिट्रैक्टर बोलते हैं। थायराइड वाली सर्जरी में यूज होता है, जो इंसिजन साइट है उसको ब्रॉडन करने के लिए, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं उनको अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए। सो कई बार रिट्रैक्टर देके भी पूछ लेते हैं कि कौन सा टाइप, क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है जोल्स रिट्रैक्टर, और ये किस में यूज होता है, थायराइडेक्टमी में यूज होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द मास्क शोन इन द इमेज इज नोन एज, ये मास्क कौन सा मास्क है, दिस इज ऑप्शन सी नॉन रीब्रीदर मास्क। नॉन रीब्रीदर मास्क का क्या फ़ायदा होता है, ऑलमोस्ट 85% जो है वो ऑक्सीजन डिलीवर करता है। मैक्सिमम जो ऑक्सीजन डिलीवरी होती है वो नॉन रीब्रीदर मास्क से होती है। ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है पेशेंट मुंह पे लगा लेता है, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है, जो एंड है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर से या ऑक्सीजन सप्लाई से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे एक वेंट होता है जो 1 वे वॉल्व होती है, ठीक है। मैं इसका तरीका बता रही हूँ आपको कि कैसे वर्क करता है। 1 वे वॉल्व होती है, अब सिलेंडर से ऑक्सीजन इसमें आ रही है, पेशेंट तक पहुँच रही है। अब जो पेशेंट एक्सहेल कर रहा है वो इस बैग में नहीं जा रही है, वो सीधा कहाँ जा रही है, एनवायरनमेंट में जा रही है, जो एक्सहेल्ड वाली है। तो इस तरीके से उसको क्या मिल रहा है, प्योर ऑक्सीजन मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सिंग नहीं मिल रही है, जो कि 1 वे वॉल्व है। पार्शियल नॉन ब्रीदर मास्क भी आता है एक, पार्शियल नॉन ब्रीदर में 2 वे होता है, जिसमें थोड़ा पोर्शन एक्सहेलेशन का इसमें भी मिलता रहता है ऑक्सीजन में, तो उसमें इतने अच्छी जो है वो सप्लाई नहीं आती है। यहाँ पे जो है, जो मेनली जो जिनको
प्योर ऑक्सीजन और बहुत हाई फॉर्म में ऑक्सीजन चाहिए उनको नॉन रीब्रीदर मास्क यूज़ करते हैं, मेनली एटिलैक्टेसिस वगैरह वाले केसेस में, जहाँ पे एल्वियोलाई कोलैप्स होने वाली होती है, उन केसेस में ये यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीजन जो देता है वो नॉन रीब्रीदर मास्क ही होता है, 85%। इसका एक्शन मैंने बता दिया कि किस तरीके से वर्क करता है। जो सिंपल फेशियल मास्क होता है वो जनरली 30 से 40% ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है, और जो वेंचुरी मास्क होते हैं, वेंचुरी मास्क जो है अप टू 50% टू 60% डिलीवर करते हैं। वेंचुरी मास्क में भी अलग अलग कलर के मास्क आते हैं। जो सबसे हाईएस्ट डिलीवरी वाला मास्क होता है वेंचुरी मास्क, वो ग्रीन कलर का होता है, जो 40 to 60% ऑफ द ऑक्सीजन डिलीवर करता है। Which of the following drug is prescribed to antenatal mother for fetal lung maturation? fetal lung maturation कब हो जाती है? 34 वीक्स के बाद। तो ये बोलते हैं जनरली कि 34 वीक्स के बाद ही डिलीवरी होनी चाहिए। उससे पहले अगर डिलीवरी होती है तो बच्चे के लंग्स इतने मैच्योर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो अगर उससे पहले डिलीवरी के चांस होते हैं तो मदर को देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दैट इज बीटामिथाजोन। बीटामिथाजोन क्या करता है, जनरली जो सर्फेक्टेंट लेवल है उसको इंक्रीज कर देता है, ताकि बच्चा जब ब्रीद करने की कोशिश करे तो एल्वियोलाई कोलैप्स ना करे, ठीक है। जब लंग मैच्योर नहीं होते तो एल्वियोलाई कोलैप्स होने का खतरा हो जाता है, सडन डेथ होने के चांसेस भी होती हैं। तो उस केस में मदर को क्या दिया जाता है, पहले बीटामिथाजोन दिया जाता है, ताकि लंग्स को मैच्योर किया जा सके। जो लंग्स में सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होता है, जो एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है, उसको इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर बच्चे अभी तक वीडियो के साथ बने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप हैं वीडियो के साथ और आपको कैसी वीडियो लग रही है। प्लीज़, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है टीचर को इससे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली फॉर मैनेजिंग एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, सडन चेस्ट पेन होता है ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी जो है कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से सडन चेस्ट पेन होता है। तो इस केस में कौन सी मेडिसिन दिया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन एंटीजी दी जाती है। एंटीजी को बोलते हैं सबलिंगुअली, जीभ के नीचे रख लो। उससे क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी है वो डायलेट होती है और जो ब्लड फ्लो है इंक्रीज कर देती है, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट, और जो एंजाइना वाले सिम्टम्स है वो सबसाइड हो जाते हैं। So option C is the correct answer. The reference point for measurement of JVP is A. suprasternal notch, B. sternal angle, C. xiphisternum and D. nipple. तो यहाँ पे जो है रेफरेंस पॉइंट बोला गया है मेजरमेंट ऑफ JVP। जो JVP होता है जुगुलर वेन प्रेशर, ये जनरली 6 to 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज द नॉर्मल रेंज, और ये क्या दर्शाता है, वीनस हाइपरटेंशन। जुगुलर वेन प्रेशर वीनस हाइपरटेंशन को दर्शाता है, विच इज द साइन ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो वीनस हाइपरटेंशन होगी, और वीनस हाइपरटेंशन होगी तो जुगुलर वेन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जुगुलर वेन प्रेशर जो है उसको स्टर्नल एंगल से मेजर करते हैं, जिसको एंगल ऑफ लुइस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी स्टर्नल एंगल इज द करेक्ट आंसर। इसको एंगल ऑफ लुइस भी बोला जाता है। जो रेंज होती है वो 6 to 8 होती है, 6 to 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, और जो ये दर्शाता है वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर दर्शाता है, क्योंकि राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होगा, वीनस हाइपरटेंशन होगी, और वीनस हाइपरटेंशन में क्या होगा, JVP इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और जो इसको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं वीनस आर्क। सो दिस इज द ऑल अबाउट JVP कि JVP क्या होता है, कहाँ से मेजर करते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एंगल ऑफ लुइस इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ विच फैक्टर, सो दिस इज JVP, जुगुलर वेन प्रेशर।
तो उल्टा सीधा किसी भी तरीके से पूछ ले, अब आपको पता है कि एंगल ऑफ लुईस किसको बोलते हैं, स्टर्नल एंगल को बोलते हैं, और किसके लिए होता है, जेवीपी के लिए होता है। If a nurse evaluates the ECG and see a sawtooth P wave, what will be the diagnosis? Option A, atrial flutter, B, premature junction complication, C, atrial fibrillation, and D, nasal arrhythmias. So atrial flutter में sawtooth like appearance present होती है. So option A, atrial flutter is the correct answer. Next is non-stress test is said to be normal if there are option A, 2 or more FHR during 20 minutes period, B, 2 or more FHR acceleration in 40 minutes period, no deceleration and no acceleration. So non stress test जो होता है वो फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए होता है। इसमें जो मदर है उसकी बेली पे एक बेल्ट बांध दी जाती है, जो कि फिर 20 मिनट्स के ड्यूरेशन में देखा जाता है कि बच्चा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो उसकी मूवमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। जनरली विद द कॉन्ट्रैक्शन फीटल हार्ट रेट क्या होती है, एक्सेलरेट होती है, और 20 मिनट्स पे कम से कम 2 बार ऐसा होना चाहिए, तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एपिकल पल्स कैन बी असेस्ड एट, एपिकल पल्स क्या है, एपेक्स ऑफ द हार्ट पे असेस करते हैं। एपेक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन 5th and 6th इंटरकोस्टल स्पेस इन द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। सो ऑप्शन डी होगा, और यहाँ पे स्टेथ को प्लेस करेंगे 5वें और 6ठे इंटरकोस्टल स्पेस में टू असेस द एपिकल पल्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। Then which of the following is not included in surgical safety checklist? सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होती है कि कोई सर्जरी करने से पहले ओटी में सर्जन क्या क्या चीज़ें देखता है, ठीक है। तो ओटी में क्या करेगा, पेशेंट का नेम वेरीफाई करेगा, क्या प्रोसीजर होना है वो वेरीफाई करेगा, ठीक है, तो ये होना है। एलर्जी को चेक करता है कि किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है। मेडिकेशंस क्या क्या दी हैं और क्या क्या देनी है वो चेक करता है। काउंसलिंग ओटी में नहीं होता है, तो नोट इंक्लूडेड पूछा गया है ऑप्शन में। सो ऑप्शन डी काउंसलिंग इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ आउटर लिप लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट एंट्रेंस टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो बाहर लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा, एंड इनर जो स्ट्रक्चर रहता है उसको क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। सो ऑप्शन बी लेबिया मेजोरा इज द करेक्ट आंसर। Which solution should be used to mop up the spilled blood on the floor of OT? ब्लड स्पिल हुआ है तो क्या यूज़ करते हैं उसको मोप करने के लिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगर ब्लड की स्पिलेज होती है पहले तो क्या करते हैं, कोई सोकिंग पेपर डालते हैं सीधा, ठीक है, कोई भी सोकिंग पेपर जो सोक कर लेता है ब्लड के ऊपर, या कोई भी मैं प्रोसीजर बता रही हूँ आपको कि कोई भी स्पिलेज है तो उसके ऊपर मोपिंग पेपर डाल के उसके ऊपर सोडियम हाइपोक्लोराइड डाला जाता है और उसको एज इट इज़ मोप करके वहाँ से उठा लिया जाता है, और उसके बाद दोबारा सोडियम हाइपोक्लोराइड से वहाँ पे साफ किया जाता है। सो सोडियम हाइपोक्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द पोस्ट रीनल कोज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर के 3 कोज हो सकते हैं, प्री रीनल, इंट्रा रीनल एंड थर्ड वन इज पोस्ट रीनल। प्री रीनल में क्या हो सकता है कि रिड्यूस्ड परफ्यूजन टू किडनीज को परफ्यूजन ही नहीं मिल रहा, तो जिस वजह से ये हो सकता है। इंट्रा में रीनल में क्या हो सकता है कि जो स्ट्रक्चरल डैमेज है कुछ, ठीक है, कि कोई डैमेज हुआ है वो इंट्रा रीनल। और पोस्ट रीनल में क्या हो सकता है, जनरली जो यूरिनरी वाले प्रॉब्लम है, ठीक है, यूरिनरी सिम्टम्स हैं, इसमें क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, कोई भी सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कैलकुलाई हो गया, ये सारे पोस्ट रीनल कॉज होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये कॉज नहीं होगा, ये क्या किसका कौन सा कॉज होगा, अगर होगा तो इंट्रा वाला, ठीक है, क्योंकि विद इन हो रहा है। हार्ट फेलियर, ये क्या कौन सा कॉज होगा, प्री रीनल, क्योंकि हार्ट फेलियर है तो क्या नहीं हो रहा है, वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच रहा है। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, इनसे नहीं होगा। बिनाइन प्रोस्ट्रेट हाइपरप्लेजिया, ठीक है, प्रोस्ट्रेट हाइपरप्लेजिया है जिसकी वजह से क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है आउटसाइड द किडनी, जिसकी वजह से बैकफ्लो बढ़ा जा रहा है और उसकी वजह से रीनल फेलियर हो गया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
3 कॉजेज में से पोस्ट में ये आ रहा है। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किस में आ रहा है? इंट्रा वाले में। हार्ट फेलियर किस में आ रहा है? प्री रीनल वाले में। सो ऑप्शन ए इज द पोस्ट रीनल कॉज करेक्ट आंसर। The reason for polyuria is best defined as option A, lack of urine formation, B, diminished ability to concentrate the urine, C, passing too much urine at night, and D, dark colored urine. रीज़न नहीं है, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है कि पोलीयूरिया को कैसे डिफाइन करेंगे। दिस इज नॉट रीज़न। पोलीयूरिया इज बेस्ट डिफाइंड एज, पोलीयूरिया क्या होता है? इंक्रीज यूरिनेशन। यूरिनेशन क्यों इंक्रीज होगा? जब किडनी क्या नहीं करेंगी? कंसंट्रेट नहीं करेंगे, उसको एज इट इज निकाल देंगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। कंसंट्रेट कर होगा तो क्या होगा? गाढ़ा होगा, कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि यूरिन जो है वो अपनी नॉर्मल आउटपुट में बना रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिमिनिश्ड एबिलिटी हुई है टू कंसंट्रेट द यूरिन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Then ECG given below is of A, atrial fibrillation, B, atrial flutter, C, sinus tachycardia and D, PSVT। ये जो है टिपिकल फीचर है किसका? एट्रियल फिब्रिलेशन का। यहाँ पे आपको कोई डिफाइंड पी वेव नहीं दिखेगी, QRS कॉम्प्लेक्स एनलार्ज दिखेगा। सो दिस इज द फीचर ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। सो ये है एट्रियल फिब्रिलेशन का। फ्लटर में क्या होता है? सो टूथ लाइक अपीयरेंस, इस तरीके से अपीयरेंस होती है, ठीक है। तो ये फ्लटर होता है, ये ऊपर वाला फिब्रिलेशन है। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एल्कोहल विड्रॉल। एल्कोहल विड्रॉल का मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है ट्रेमर, रेस्टलेसनेस, ये सारे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं एल्कोहल विड्रॉल के। सो सी इज द करेक्ट आंसर। वेबर्स टेस्ट इज डन टू डायग्नोस। वेबर्स टेस्ट, ऑप्शन ए आई प्रॉब्लम, बी हियरिंग लॉस, सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड डी कार्डियक प्रॉब्लम। देखिए 2 टेस्ट होते हैं ईयर के, इनको बोलते हैं वेबर्स एंड रिने। किससे करते हैं दोनों टेस्ट? ट्यूनिंग फॉर्क से करते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होती है 512 हर्ट्ज। ये याद रखना है, पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि ट्यूनिंग फॉर्क की क्या फ्रीक्वेंसी होती है। ट्यूनिंग फॉर्क के इस तरीके का इक्विपमेंट होते हैं जिनमें 2 ऊपर ये है और नीचे बॉडी होती है, नीचे बेस होता है, ठीक है। इसको ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क में जो रिनेज टेस्ट है, रिनेज टेस्ट में ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेट करने के बाद कहाँ पे रखते हैं बच्चे के या किसी के भी? मेस्टॉइड प्रोसेस में। मेस्टॉइड प्रोसेस यहाँ पे कान के पीछे, ठीक है। एक बार कान के पीछे इसको थोड़ा सा वाइब्रेट करेंगे, एक बार कान के पीछे रखेंगे और फिर एक बार कान से थोड़ा सा दूर रखेंगे और फिर पूछेंगे कि तेज आवाज कब सुनाई दी। तो जर्नल फाइंडिंग, नॉर्मल फाइंडिंग क्या होनी चाहिए कि एयर कंडक्शन शुड बी मोर देन बोन कंडक्शन। मतलब जब आप कान से दूर रख रहे हैं उस कंडीशन में ज़्यादा आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, कान तक ज़्यादा ध्वनि पहुंचनी चाहिए, बजाय कि जब आप कान के पीछे रख रहे हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव रिने टेस्ट होगा तो उसमें क्या होगा? बोन कंडक्शन इज मोर देन एयर कंडक्शन। बच्चा कहेगा कि जब यहाँ पे रखा था तब ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई दी थी, तो बजाय कि जब यहाँ पे रखा था कान से दूर। तो ये पॉजिटिव रिने टेस्ट होता है और ये हियरिंग प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। सो दिस इज रिनेज टेस्ट। देन वेबर्स टेस्ट में क्या होता है कि ट्यूनिंग फॉर्क को दोबारा से झटक के उसको थोड़ा वाइब्रेट करके यहाँ पे फोरहेड के बीच में यहाँ पे रखते हैं और फिर पूछते हैं कि दोनों कानों में कैसी आवाज़ सुनाई दी, ठीक है। तो जर्नल अगर कान ठीक ठाक हैं तो बोथ ईयर्स में इक्वल लेटरलाइजेशन होना चाहिए, बोथ ईयर में इक्वल होना चाहिए। जब हम यहाँ पे सुन रहे हैं तो बोलना चाहिए कि दोनों कानों में बराबर आई है। लेकिन अगर 2 तरीके के हियरिंग लॉस होते हैं, सेंसोरी न्यूरल एंड कंडक्टिव। जो सेंसोरी न्यूरल है, सेंसोरी न्यूरल, उसमें अनअफेक्टेड ईयर में ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई देगी।
जो कान अनअफेक्टेड है उसमें ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई देगी, और जो कंडक्टिव है उसमें जो अफेक्टेड ईयर है उसमें ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई देगी। तो ये जो है कैसे याद रखेंगे, कंडक्टिव में अफेक्टेड होता है, यही कि सी के पास ए होता है तो कंडक्टिव में अफेक्टेड ईयर में ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन में आपने 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। एक तो कि क्या फ्रीक्वेंसी होती है ट्यूनिंग फोक की, 512 हर्ट्ज होती है, और रिनेज टेस्ट क्या होता है, ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करके बोन कंडक्शन मेस्टोइड प्रोसेस पे रखते हैं, बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन देखते हैं। नॉर्मल फाइंडिंग एयर कंडक्शन शुड बी मोर देन बोन कंडक्शन, बट यहाँ पे क्या होता है उल्टा, अगर कुछ हियरिंग डिफेक्ट है तो बोन कंडक्शन ज़्यादा होती है। फिर वेबर्स टेस्ट करते हैं, ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करके यहाँ पे रखा, नॉर्मली तो दोनों कानों में बराबर आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, लेकिन लेट अस से कि मेरा ये राइट वाला कान में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर मुझे सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो मुझे इस कान में ज़्यादा तेज, अनअफेक्टेड ईयर में ज़्यादा तेज सुनाई देगी, और मुझे कंडक्टिव है तो मुझे इस ईयर में ज़्यादा तेज सुनाई देगी। तो ये डिफरेंस होता है और इस तरीके से पता लगाते हैं। सो वेबर्स टेस्ट होता है फॉर हियरिंग लॉस, ऑप्शन बी। What is mandatory before glucose tolerance test? Option A, nothing by mouth 8 to 10 hours prior to the test. B, rich carbohydrate diet from 2 to 3 days before. And C, stop giving medication and no need to change anything. So mandatory requirement is कि आपको क्या करना है, फास्टिंग होना चाहिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से पहले। Then hand rubbing time for alcohol based hand washing is according to WHO it should be 20 to 30 second or 40 to 60 second for hand wash. Here it is asked for hand rub, so option B is the correct answer, 15 to 30 seconds. Then identify the given image. This is the image of option A, Tinea corporis. ये जो है एक इन्फेक्शन है जिसमें जो रैश होता है वो बीच में क्लियर टाइप का रैश, ये देखिए क्लियर है, तो यहाँ पे क्लियर अपीयरेंस बीच में दिखाई देती है। दिस इज द फीचर ऑफ टीनिया कॉर्पोरिस, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है टीनिया कॉर्पोरिस, और बीच की स्किन जनरली क्लीन स्किन दिखाई देती है। तो ये देखिए साफ साफ वाइटिश जो है वो दिखाई दे रहा है, क्लियर रैश है वाइट टाइप का, तो ये फीचर होता है इसका, दिस इज फंगल इन्फेक्शन, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन गैस्ट्रिक लवाज इज द प्रोसीजर डन टू वॉश और इरिगेट द स्टमक। गैस्ट्रिक गवाज जनरली किन केसेस में करते हैं, पॉइजनिंग वगैरह वाली केस में। तो यहाँ पे क्या है कि एनजी ट्यूब डाल के बहुत सारा सलाइन या फिर कोई भी रिंगर लैक्टेट वगैरह डाल देते हैं, और उसके बाद उसके एंड को नीचे बकेट ग्रेविटी से नीचे की तरफ करते हैं और सारा जो है स्टमक का कंटेंट बाहर वॉश आउट करते हैं। तो गैस्ट्रिक लवाज स्टमक वॉश के लिए होता है, ऑप्शन ए। देन विच फ्लूइड को शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। ये देखिए एक सेल है, सेल के अंदर कुछ फ्लूइड है और एक प्लाज्मा है, ठीक है, बाहर प्लाज्मा है। अब फ्लूइड कहाँ से कहाँ मूव करता है, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से मूव करता है हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जहाँ पे सॉल्यूट कम होता है वहाँ से हाई सॉल्यूट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। देखिए अगर 2 ग्लासेस हैं, ठीक है, इस ग्लास में 5 ग्राम शुगर है और इस ग्लास में जो है वो 10 ग्राम शुगर और सॉल्ट कुछ भी है, और ये इंटरकनेक्टेड है। तो पानी कहाँ से मूव करेगा, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मतलब इससे जो है वाटर इसकी तरफ मूव करेगा, हाई जो है हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। तो ऐसे ही जो सेल का वाटर है, ठीक है, वो बाहर कब आएगा, जब बाहर क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कौन सा सॉल्यूशन होंगे, हाइपरटोनिक, ठीक है। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं तो बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है सेल के,
तो सारा सेल का पानी जो है वो बाहर निकलने लग जाएगा प्लाज्मा की तरफ। सो डी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। आप बात समझ गए हैं कि कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ मूव करेगी, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन, जो घुली हुई क्वांटिटी जहाँ पे कम होगी उससे जहाँ ज़्यादा होगी उसकी तरफ। तो जो हाइपर वाला है उसमें क्या है, ज़्यादा है सोल्यूट की क्वांटिटी और सेल से जो है फिर बाहर की तरफ मूव करेगा, तो ऑप्शन डी रहेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंगारू मदर केयर? कंगारू मदर केयर जनरली किन में दी जाती है? लो बर्थ वेट बेबीज में कंगारू केयर दी जाती है। लो बर्थ वेट कौन होते हैं? जिनका वेट 2.5 kg से कम होता है। क्या बेनिफिट है? टेम्परेचर मेंटेनेंस, हेल्पफुल इन ब्रेस्ट फीडिंग एंड इंक्रीज एफिनिटी बिटवीन मदर एंड बेबी। ये तीनों ही कंगारू मदर केयर के बेनिफिट होते हैं। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। The next is Vidal test is done to diagnose. Vidal test एंटेरिक फीवर या फिर टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए होता है। ये क्या है? एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड सैंपल लिया जाता है। डेंगू फीवर के लिए क्या कराते हैं? डेंगू सीरोलॉजी या डेंगू IgM वगैरह कराते हैं। हे फीवर के लिए, हे फीवर एक एलर्जिक राइनाइटिस को बोलते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस इज नोन एज हे फीवर। और इसमें अगर टेस्ट कराना है तो IgE टाइटर वगैरह कराते हैं। और रूमेटिक फीवर में क्या कराते हैं? थ्रोट स्वेब कल्चर कराते हैं। तो यहाँ पे विडाल टेस्ट इज फॉर एंटेरिक फीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज एसोसिएटेड विद डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी? डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में क्या होता है? ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया, बी हाइपोनेट्रीमिया, सी हाइपरनेट्रीमिया एंड डी हाइपोकैल्सीमिया। सो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में मेनली होता है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया क्यों होता है? क्योंकि डिजॉक्सिन ATPase पंप के साथ बाइंड कर जाता है। जिसके साथ किसने बाइंड करना था? पोटेशियम ने। तो पोटेशियम जब बाइंड नहीं कर पाता तो उसकी कमी हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाएगा बाहर, और क्या कॉज हो जाएगा? हाइपोकैलेमिया। सो इस तरीके से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या कॉज करती है? हाइपोकैलेमिया कॉज करती है। देन नेक्स्ट इज द इन्फेंट अंडरगोन ventricular peritoneal shunt on assessment. How will you assess the sign of increased ICP? increased ICP के साइन क्या होंगे? ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, बी BP, सी एंटीरियर फोंटेनल असेसमेंट एंड डी यूरिन आउटपुट। सो यहाँ पे जो इंक्रीज्ड ICP है उसके साइन रहते हैं फोंटेनल असेसमेंट यहाँ पे आप करेंगे। फोंटेनल कैसे होंगे? बल्ज्ड फोंटेनल होंगे, उभरे हुए फोंटेनल होंगे, हाई पिच्ड क्राई होगी, इरिटेबिलिटी होगी, वॉमिटिंग होगी। ये सारे साइन होते हैं इंक्रीज्ड ICP के। अभी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज एंटीरियर फोंटेनल असेसमेंट करके आप पता लगा सकते हैं कि ICP इंक्रीज है या कैसा है। नेक्स्ट इज पार्कलैंड फॉर्मूला फॉर वेट फ्लूइड कैलकुलेशन। पार्कलैंड फॉर्मूला है 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न। लेट्स से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न जो है वो 50% है और पेशेंट का वेट 60 kg है, तो कितना फ्लूइड उसको देना है? पार्कलैंड फॉर्मूला ये डिसाइड करता है। तो कैसे करेंगे? 4 × 50 × 60। तो उसको कितना? 12 लीटर जो है वो फ्लूइड देना है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है। 12 लीटर अब कब देना है? जो पार्कलैंड फॉर्मूला की वैल्यू आती है उसका आधा, यानी 6 लीटर, और 6 लीटर में डिवाइड कर लेंगे। पहला 6 लीटर जो है वो 8 आवर्स में देना है, दूसरा 6 लीटर जो है नेक्स्ट 16 आवर्स में देना है। तो 24 आवर के अंदर जो पार्कलैंड फॉर्मूला से कैलकुलेटेड वाला फ्लूइड आता है वो देना होता है। और जो है ये बच्चों का अगर केस होता है तो बच्चों के केस में ये 3.5 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट हो जाता है। और यहाँ पे बड़ों के केस में 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न इंटू वेट इन kg। Then intermittent positive breathing pressure is contraindicated in।
हाई लेवल में जो है वो ब्रीदिंग पॉजिटिव प्रेशर दिया जाता है एटिलैक्टेसिस वगैरह वाली कंडीशन में। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है अगर ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टूला है तो उसमें नहीं देते हैं, क्योंकि जो ट्रैकिया और इसोफिगस के बीच में जो वो कम्युनिकेशन बन गया है वो उसको और वाइडन कर सकता है, इसीलिए उस कंडीशन में IPPB पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग नहीं दी जाती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज एंडोजीनस डिप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज। एंडोजीनस डिप्रेशन होता है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस डिप्रेशन। ऑटोनोमस डिप्रेशन का मतलब है ये फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, इंसान के अंदर से ही जो है वो डिप्रेशन कॉज होता है ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस, इसलिए इसको ऑटोनोमस डिप्रेशन बोलते हैं। रिएक्टिव डिप्रेशन होता है जो कि सिचुएशनल डिप्रेशन है, और वो सिचुएशन गई तो डिप्रेशन भी गया, तो वो है रिएक्टिव। बाइपोलर का मतलब है दो, तो यहाँ पे जो डिप्रेशन वाले पेशेंट है उसको मेनिक एंड डिप्रेशन के दोनों के एपिसोड होंगे, दैट इज बाइपोलर डिप्रेशन। और यूनिपोलर का मतलब है ओनली डिप्रेसिव सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। सो डी यूनिपोलर मीन्स ओनली डिप्रेसिव सिम्टम। हेयर एंडोजेनस डिप्रेशन पूछा गया है तो वो एक ऑटोनोमस डिप्रेशन है जो इनसाइड से जो है वो ग्रो करता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द आइडियल पोजीशन ड्यूरिंग लंबर पंचर? लंबर पंचर के कल भी हमने पढ़ा था, आइडियल पोजीशन है लेटरल रिकम्बेंट या फिर फिटल पोजीशन, इस तरीके से जो सी शेप बन जाए ताकि लंबर पंचर इजीली किया जा सके। और लंबर पंचर के बाद क्या ध्यान देना है कि पेशेंट का हेड नहीं एलिवेट करना है, ICP के साइन के लिए मॉनिटर करना है, और क्या करना है, उसको 24 घंटे के लिए कम से कम सुपाइन पोजीशन में लिटाना है। नेक्स्ट इज गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 स्टेजेस ऑफ डाइंग पर्सन। 5 स्टेजेस ऑफ डाइंग पर्सन को याद करने के लिए आप निमोनिक से याद कीजिए डाबडा, D फॉर डिनाइल, A फॉर एंगर, B फॉर बार्गेनिंग, D फॉर डिप्रेशन एंड D फॉर एक्सेप्टेंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पहले क्या आएगा? डिनाइल आएगा कि नहीं ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता। फिर दूसरी स्टेज क्या आएगी? एंगर, कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। देन बार्गेनिंग, की काश ऐसा ना हो के ऐसा हो गया होता। फिर डिप्रेशन वाला फेज आएगा और उसके बाद एक्सेप्टेंस आती है। सो डाबडा इज द 5 स्टेजेस, ठीक है, ये कुबलर एंड रॉस ने ये दी थी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। विच कंडीशन इज डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम? पेरिटोनियम की इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। बाकी डियोडिनम को डियोडिनाइटिस, कोलोन की इन्फ्लामेशन को कोलोनाइटिस, और जो हमारी गैस्ट्रिक मेम्ब्रेन है स्टमक, उसकी इन्फ्लामेशन को गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। 43. When caring for 3-year-old neonate who is receiving phototherapy, the nurse in charge would do which of the following? Turn the neonate every 6 hourly, ये every 2 hourly करना है। Encourage the mother to discontinue breastfeeding, मदर को encourage करना है कि इसको breastfeeding करानी है, ना कि discontinue करानी है। Notify the physician if skin become bronze in color, वो फिजिशियंस खुद मॉनिटर कर लेंगे। एंड डी चेक द वाइटल साइंस एवरी 2 to 4 आवर्स। तो वाइटल साइंस जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसको वाइटल साइंस मॉनिटर करते रहना है। आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन हाफ एन आवर, अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है, और विद इन 1 आवर अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो। सो ऑप्शन बी। Then which of the following condition has an increased risk of developing hyperkalemia? हाइपरकैलेमिया का रिस्क इनमें से सबसे ज़्यादा होगा एंड स्टेज रीनल डिजीज में, क्योंकि किडनी क्या नहीं कर पाएगी? पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, तो ज़्यादा पोटेशियम जो है एक्यूमुलेट होने से क्या हो जाएगा? हाइपरकैलेमिया होगा। क्रॉन्स डिजीज़ क्या होती है? क्रॉन्स डिजीज़ जो होती है हमारी स्टमक की जो लाइनिंग है उसकी इन्फ्लामेशन को बोलते हैं। और कुशिंग डिजीज़ जो होती है, कॉर्टिसोल का लेवल जब इंक्रीज हो जाता है, जो बफेलो हम्प वगैरह वाले सिम्टम आते हैं, वो कुशिंग डिजीज़ होती है। यहाँ पे हाइपरकैलेमिया पूछा गया है, तो हाइपरकैलेमिया किससे होगा? एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में होगा। अ क्लाइंट विद न्यूरोजेन विद C4 स्पाइनल कोड इंजरी इज एट ग्रेटर रिस्क फॉर A न्यूरोजेनिक शॉक, B रेस्पिरेटरी कॉम्प्राइज, C पैरालिटिक इलियस एंड D स्ट्रेस अल्सर। C4 पे हुआ है, ठीक है,
जो C4 पे सर्वाइकल 4 लेवल पे रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नर्व होती है वो हमारी डायफ्राम को सप्लाई करती है और जो ब्रीदिंग मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है। तो अगर वहाँ पे डैमेज हो रहा है तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट में देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। The microorganism that is usually a part of normal vaginal flora but can cause meningitis. मेनिंजाइटिस का बहुत कॉमन कॉज होता है बच्चों में स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन। हालांकि स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन एक नॉर्मल वजाइनल फ्लोरा का पार्ट होता है, लेकिन बच्चों में ये एक कॉमन कॉज भी पाया जाता है मेनिंजाइटिस का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अ प्रेग्नेंट वुमन डायग्नोसिस विद सीवियर अनीमिया लेस देन 7 हाउ विल बी ट्रीटेड। लेस देन 7 है तो क्या सलाह देते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, क्योंकि बहुत ही कम है और हेमरेज होने के चांसेस जो है मैटरनल मोर्टेलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सलाह दी जाती है। सो ऑप्शन सी पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन इज द करेक्ट आंसर। ऑल आर द फीचर्स ऑफ नक्कल मेनिंजाइटिस एक्सेप्ट। मेनिंजाइटिस में क्या क्या होता है? नक्कल रिजिडिटी यस, poor feeding yes, high pitch cry yes, constipation is not feature of meningitis, so D is the correct answer. What should be the immediate action in case of severe bleeding? अगर severe bleeding हुई तो सबसे पहला एक्शन क्या होता है? ब्लीडिंग को रोकना, ताकि किस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके? हाइपोवोलेमिक शॉक को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा, अप्लाई प्रेशर टू द वुंड ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट इज एड्रेनलिन डोज इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। कल भी हमने देखा था एड्रेनलिन की डोज क्या होती है? 1:1000 डाइल्यूशन इज द एड्रेनलिन डोज। और अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक वगैरह है तो किस चीज़ में दे सकते हैं हम? IM दे सकते हैं, ताकि जो कार्डियक उसकी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है वो उसमें कम हो जाते हैं। देन व्हाट आर द मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन दैट इज लेड बाय WHO? कितनी मूवमेंट होती है? 5 होती है। कौन सी होती है? बिफोर टचिंग द पेशेंट, दूसरी है आफ्टर टचिंग पेशेंट, बिफोर एनी प्रोसीजर, आफ्टर एनी प्रोसीजर, और बिफोर टचिंग आफ्टर टचिंग यानी बॉडी फ्लूइड। तो ये 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन है जो कि WHO ने दी है। देन लॉन्ग स्टैंडिंग हाई BP में रिजल्ट इन। अगर BP बहुत ही हाई रहता है तो ये किस में रिजल्ट कर सकता है? दैट रिजल्ट्स इन हार्ट अटैक, क्योंकि जो कॉरोनरी आर्टरी हैं वो क्या हो सकती है? रिजिड हो सकती हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो कम होने से, कंटिन्यूस कम होने से क्या हो सकता है? हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स, कार्डियक अटैक वाले सिम्टम्स आ सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। What is the drug of choice for management of convulsions in eclampsia? एक्लैम्शिया जो है वो कौन सी कंडीशन है? जब प्रेगनेंसी में BP के साथ हाइपरटेंशन के साथ फिट्स होते हैं, दैट इज एक्लैम्शिया। और उस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस रहता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ एक्लैम्शिया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। A client with psychotic depression is receiving haloperidol. What is the side effect known with haloperidol? haloperidol जो है एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है और इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में हमारे क्या क्या आते हैं? अकाइथीशिया, इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, पार्किंसोनियन, टार्डिव डिस्काइनेसिया, एंड डिस्टोनिया। टार्डिव डिस्काइनेसिया का मतलब है अपने आप ही फेशियल एक्सप्रेशन कुछ कुछ होने लग जाते हैं। डिस्टोनिया का मतलब है जो मसल टोन है वो बिल्कुल ही बहुत ही कम हो जाती है
और पार्किंसोनियन लाइक सिम्टम्स आएंगे। उसके अलावा अकाइथीसिया होता है कि आदमी एक जगह बैठ नहीं सकता, बहुत इरिटेबल रहता है। सो यहाँ पे जो प्रेजेंट है दैट इज अकाइथीसिया। सो इट इज़ द सिम्टम ऑफ हेलोपेरिडोल पॉइजनिंग, plus this is one of the extrapyramidal symptom that can be that are present due to overdose of antidepressant drugs, ठीक है। अकाइथीसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया, डिस्टोनिया एंड पार्किंसोनिया। Which of the following is the immediate management to restore BP and peripheral circulation in the client with multiple fracture and fluid loss? कौन सा जो ऑलवेज जो फ्लूइड ऐसे केसेस में दिया जाता है वो आरएल दिया जाता है, क्योंकि जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है वो बॉडी फ्लूइड जैसी होती है। और मैंने बताया था ना जैसे आपको कि सेल है उससे बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई पानी या इंटरस्टिशियल स्पेस से सेल में कोई पानी कब आता जाता है, जब वो हाइपरटोनिक वाला सीन होता है। अगर आइसोटोनिक वाला होगा तो कहीं से भी फ्लूइड शिफ्टिंग नहीं होगी। सो आरएल इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आरएल ऐसे कंडीशन में दिया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन? इमरजेंसी हार्मोन क्या है इसमें? एड्रेनलिन है, जो कि एनाफाइलेक्टिक शॉक में एज अ इमरजेंसी दिया जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लंग डिजीज कोज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन ऑफ फाइबर डस्ट। कॉटन फाइबर डस्ट से होती है बाइसिनोसिस। बेगसोसिस होती है शुगर केन डस्ट से। और फार्मर्स लंग ऐसे कंडीशन में जहाँ पे वो रेशे वाले काम होते हैं, फूस वगैरह से कुछ बनता है और उसको लगातार इनहेल करने से वो होती है फार्मर लंग। फार्मर लंग में एक्सरे जो है वो मोटल्ड दिखता है, ठीक है। सो दिस इज फार्मर्स लंग। यहाँ पे पूछा गया है इनहेलेशन ऑफ कॉटन, तो कॉटन से क्या होता है? बाइसिनोसिस होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन हाइट मेजरमेंट फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर का बच्चा है उसको खड़ा करके मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टेडियोमीटर। जो नॉर्मल स्केल होता है जिसमें हम अपनी भी हाइट नापते हैं उसको स्टेडियोमीटर बोलते हैं। 2 साल के बच्चे की भी खड़ा करके उसमें नाप सकते हैं। इन्फेंटोमीटर वो छोटा सा जो छोटा बच्चा होता है जिसको लिटा के हाइट नापते हैं उसको इन्फेंटोमीटर बोलते हैं। गोनियोमीटर जनरली रेंज ऑफ मोशन के लिए, रेंज ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए होता है। सो ऑप्शन ए स्टेडियोमीटर इज द करेक्ट आंसर। नर्स इज प्रिपेयरिंग द क्लाइंट्स मॉर्निंग एनपीएच इंसुलिन डोज। नोटिस अ क्लमजी प्रेसिपिटेट इनसाइड द इंसुलिन वायल। द नर्स शुड, अगर प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है तो उस वायल से नहीं लेना है क्योंकि वो खराब हो चुकी है, उसको थ्रो कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे डोज? नहीं। शेक करेंगे वायल? नहीं। ड्रॉ करेंगे न्यू वायल से? यस, नए वायल से लेंगे। वॉर्म करेंगे बॉटल? नहीं, कुछ नहीं करना, उसको थ्रो कर देना है और नई बॉटल से लेना है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। DMPA इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। DMPA को अंतरा भी बोलते हैं। डिपोट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट इसका नाम है, और ये हर 3 महीने में जो है दिया जाता है। और इसको देने के जब पेशेंट को प्रेग्नेंट होना होता है तो उसके ऑलमोस्ट 9 महीने पहले इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि फर्टिलिटी रिटर्न होने में इतना टाइम 7 से 9 महीने लग जाते हैं, और इसको अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो हर 3 महीने में इसको लगवाना होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नर्स एडवाइज टू गिव 400 ml ऑफ फ्लूइड 8 आवर्स में देना है। ड्रॉप फैक्टर 60 ड्रॉप पर मिनट है। फ्लूइड रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फ्लूइड इन ml, जो देना है फ्लूइड, इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स। तो यहाँ पे फ्लूइड इन ml कितना दिया गया है? 400 ml फ्लूइड। ड्रॉप फैक्टर कितना है? 60 ड्रॉप फैक्टर है, और 8 घंटे में देना है, यानी कि 8 × 60, तो कितना हो गया? 50 ड्रॉप्स पर मिनट हो गया उसका फ्लो रेट। क्वेश्चन 65, द कार्डिनल साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछा गया है। एपनिया होता है, यस। सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग नहीं होती। डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल्स, कोल्ड क्लैमी स्किन एंड एब्सेंस ऑफ कैरोटिड और फेमोरल प्लस, कोल्ड स्किन होती है।
डायलेटेड नॉन रिएक्टिव पीपल आर नोट द कार्डिनल साइन, ये दूसरी कंडीशंस में भी प्रेजेंट हो सकता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइड्रेटिक्स, माइड्रेटिक्स वो होते हैं जो पिपिल को डायलेट करने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पर माइड्रेटिक है एट्रोपिन, जो कि डायलेशन ऑफ पिपिल में यूज होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नॉर्मल न्यूबॉर्न हीमोग्लोबिन इज, न्यूबॉर्न का हीमोग्लोबिन 70 to 20 ग्राम पर डीएल होता है। इतना हाई इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चों का बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत हाई होता है। उस रेट को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन किस में आएगी, आरबीसी से अटैच होती है। ठीक है, आरबीसी से अटैच होती है, तो आरबीसी उस चीज़ को पूरा करने के लिए ज़्यादा होते हैं बच्चों में, जिसकी वजह से एचबीवी बच्चों में क्या है वो ज़्यादा होता है। दैट इज 14 to 20 जनरली होता है। 17 to 20 इज द रेंज ऑफ एचबी इन नॉर्मल न्यूबॉर्न। The most sensitive index of the health of a community, most sensitive index होता है infant mortality rate। infant mortality rate ये दर्शाता है कि हमारी हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं, हमारी नेटल, एंटीनेटल, प्रीनेटल सर्विसेज कैसी रही होंगी कि जिस वजह से क्या हो रहा है, इन्फेंट डेथ हो रही है। सो दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी भी सेंसिटिव हैं, लेकिन अगर बाकियों में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव देखा जाए तो IMR इज द मोस्ट सेंसिटिव। देन फ्लूइड ऑफ चॉइस इन बर्न पेशेंट, ऑब्वियसली रिंगर लैक्टेट, वही कारण है कि जो इसकी टोन होती है वो बॉडी फ्लूइड जैसी होती है, तो शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड सेल से इंटरस्टिशियल में, इंटरस्टिशियल से सेल में कहीं पे नहीं होती है। तो नॉर्मली क्या दिया जाता है, RL दिया जाता है, क्योंकि ये कैसा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इसकी टोन कैसी है, नॉर्मल बॉडी फ्लूइड जैसी है। आइडेंटिफाई द ब्लेड, ये कल भी मैंने बताया था, थोड़ा सा शार्प एज में ब्लेड है। दिस इज 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर है, ये प्रिसाइज इंसिजन वगैरह देने के काम आता है। सो दिस इज 15 नंबर ब्लेड। देन ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर एज ऑफ 8 ईयर्स, देखिए अगर जनरली प्यूबर्टी कब अटेन होती है, 12 to 14 ईयर्स में। अगर वो 12 to 14 ईयर में अटेन हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, मिनार्क, कि शुरू हो गई है प्यूबर्टी। लेकिन अगर वो 8 ईयर यहाँ दिया गया है, 8 ईयर से पहले हो रही है, वो कोई भी हार्मोनल रीजन हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next, glutaraldehyde is used as a cold stirlant to disinfect variety of heat instruments given. For example, ये जहाँ पे ग्लूटाराल्डिहाइड यूज़ करते हैं जहाँ पे स्कोप्स वगैरह होते हैं, क्योंकि ये जो स्कोप का कैमरा है उसको डैमेज नहीं करता है, इसीलिए वो यूज़ होता है। सो यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में स्कोप्स होते हैं, तो उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ग्लूटाराल्डिहाइड। What room temperature should be maintained during the phototherapy? Phototherapy के टाइम पे room temperature should be 28 to 30 degree Celsius. Next is question number 75. Choose the correct statement regarding ECG changes. ECG change में जो हाइपरकैलेमिया है उसमें फ्लैट P वेव होती है, T वेव जो है वो बड़ी होती है, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल होते हैं। ये एक टिपिकल फीचर होता है हाइपरकैलेमिया का। So this is the correct answer. To perform catheterization, the nurse should place the woman in, इस condition में क्या है, dorsal recumbent, that is supine position with knees flexed. So option B is the correct answer. Stunting refers to, stunting बोलते हैं अगर हाइट जो है वो कम रह जाती है एज के अकॉर्डिंग। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ CSF विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो क्या फीचर होंगे। CSF जो है वो जर्नली तो कैसा होता है, क्लियर होता है, लेकिन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो क्लाउडी होगा, न्यूट्रोफिल काउंट बढ़े हुए होंगे, प्रोटीन भी बढ़ा हुआ होगा और ग्लूकोज कम हो गया होगा, क्योंकि बैक्टीरिया ग्लूकोज को एनगल्फ कर जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही याद रखिए ना कि बैक्टीरिया क्या करता है, ग्लूकोज को खा जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज कम होगा और क्लाउडी अपीयरेंस होगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ट्राइमेस्टर वाइज कैसे वेट गेन होता है,
टोटल 11 किलो वेट गेन बोलते हैं प्रेगनेंसी में होता है, 1 किलो फर्स्ट में, देन 5-5 किलो सेकेंड एंड थर्ड में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द कॉमन नॉर्मल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट। ब्लास्टोसाइट यानी जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ पे होती है? अपर यूट्राइन पोर्शन में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अपर यूट्राइन पोर्शन में। अगर ये यूट्रस की बात करें तो यहाँ पे अपर पोर्शन में जो है वो इम्प्लांटेशन होती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अपर यूट्राइन पोर्शन। सो ये क्वेश्चंस आपने आज 80 क्वेश्चंस किए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और जिन जिन बच्चों ने देखा है मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कमेंट डालिए वीडियो के बारे में कि आपको कैसी लग रही है, आप कोई और चेंज चाहते हैं, या फिर क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी है, पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, आप एक एक कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।